नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। दांत हमारे शरीर का ऐसा अंग होते हैं जो ना सिर्फ चेहरे की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि आपके स्वास्थ्य में भी अहम किरदार निभाते हैं। अगर आपके दांत स्वस्थ होंगे तो आप अच्छे से भोजन को चबाकर भी खा सकते हैं। इससे आप जो खाते हैं वो पचने में आसानी होती है और आप स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा कमजोर दांत वालों को खाने से लेकर फलों तक को चबाने में दिक्कत हो सकती है। दांतों को नुकसान आखिर पहुंचता क्यों है और वो कौन सी सावधानियां हैं जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, इन तमाम सवालों के हेल्थ एक्सपर्ट्स देंगे जवाब। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार द्वारा की गई स्वास्थ्य तैयारियों पर एक नजर। मरीजों को लगातार सुविधाएं मिल रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं, इलाज के साथ मुफ्त दवा की व्यवस्था और अवेयरनेस कैंपेन भी सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। हम ये तैयारियां आपको सरकार की जमीनी स्तर की वो तैयारियां बता रहे हैं जो हरियाणा में मनोहर सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की हैं। चाहे सीएससी की बात कर लें, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की, पब्लिक हेल्थ सेंटर की बात कर लें, वहां पर भी डॉक्टर्स की नियुक्ति, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति, साथ ही इलाज के साथ साथ मुफ्त में दवा की उपलब्धता। सबसे बड़ा जो कदम होता है वो अवेयरनेस का होता है और अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। साथ ही ये कड़ियां जुड़ती जाती हैं जब स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार सुधार करती है, थोड़े आप जागरूक होते हैं। सिविल अस्पताल की तैयारियां, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की तैयारियां, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए तमाम तौर पर ये जो तैयारियां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की गई हैं सरकार की तरफ से, वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी दी जा रही है। हर जिला अस्पताल में आईसीयू और प्राइवेट रूम भी स्थापित किया जा रहा है। पत्रकारों सहित 8 वर्गों को आयुष्मान भारत लाभ योजना की व्यवस्था और बीपीएल कोरोना संक्रमितों को 5-5 हजार रुपए की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की गई है। ये तमाम तैयारियां मनोहर सरकार की तरफ से हम आपको बता रहे हैं। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग भी शुरू की गई है, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके और आप स्वस्थ रह सकें, इसके लिए हरियाणा सरकार, मनोहर सरकार पूरी तरह से तैयार है। तो आपका डॉक्टर में आज हम बात करेंगे दांतों से जुड़ी हुई समस्याओं पर। आखिरकार कैसे होती हैं दांतों की समस्याएं और जब प्रॉब्लम हो जाती है, टीथ प्रॉब्लम, तो उसका समाधान कैसे हो सकता है, कैसे आप डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं, आखिर वो कौन से कारण हैं जो आपको ध्यान रखने की बेहद जरूरत है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हेल्थ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। आप हमसे कॉल करके सीधे उनसे जवाब ले सकते हैं। डॉक्टर अभय अग्रवाल हैं हमारे साथ, डेंटल सर्जन है करनाल से, और डॉक्टर कमलदीप डेंटल सर्जन है फतेहाबाद से। दोनों हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और खबरफास्ट पर आकर समय देने के लिए। धन्यवाद सौरभ जी। जी, थैंक यू सौरभ जी, हमें बुलाने के लिए। जी सर, आज हम जिस तरीके से दांतों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में आए हैं, इस मंच के माध्यम से हमारा यही एक कोशिश रहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी और फिट रहें। तो आज जिस तरीके से टीथ प्रॉब्लम को हम लेकर आए हैं, तो सर आपसे जानना चाहेंगे दांतों में इन्फेक्शंस की वजह क्या होती है। सबसे पहले डॉक्टर कमलदीप, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि दांतों में इन्फेक्शंस होते हैं तो किस किस तरीके के होते हैं और आखिर वो क्या वजह होती हैं जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, उसमें सावधानियाँ। सौरभ जी, सबसे पहले तो दांतों में इंफेक्शन रहने का मेन रीजन ये है कि दांतों के अंदर खाना पचना और प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं हो पाना जी। और इनसे बचने के लिए हमेशा सबसे जरूरी है कि दांतों के बीच में खाना ना फंसा रहे और उसके लिए प्रॉपर सुबह शाम ब्रशिंग की जरूरत। जी, ब्रशिंग की ज़रूरत उसमें सुबह शाम होती है। उसमें कहीं ना कहीं अपने जो टूथ केयर को लेकर है, वो कहीं ना कहीं आपको दांतों को, मसूड़ों को साफ रखने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर अभय, मेरा आपसे भी यही सवाल है सर कि अगर दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है तो किस तरीके से उसकी पहचान की जा सके। कई बार तकलीफ भी होती है, मसूड़ों में भी दर्द होता है, तो आमतौर पर यह लगता है कि भाई वो पेन होगा, थोड़ा बहुत होगा, चला जाएगा। थोड़ी बहुत पेन किलर्स लोग यूज़ कर लेते हैं। किस तरीके से एग्जैक्ट इन्फेक्शन की पहचान हम कर सकें और उसका उपचार करा सकें। देखिए सौरभ जी, दांतों में जो दिक्कत होती है उनको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक दिक्कत हमारे मसूड़ों को लेकर के जी, जो हमारे दांतों को रखते हैं और दूसरी दिक्कत दांतों में डायरेक्ट हो सकती है। जी, तो जहां तक हमारी दिक्कत दांतों की है, बहुत बार
दांतों में सेंसिटिविटी का इशू हो जाता है जी। या दर्द दर्द होना शुरू हो जाता है। हम्म। और जो हमारे मसूड़े हैं उनमें बहुत बार जो होता है कि खून आना शुरू हो जाता है। जी। तो ये हमारी कॉमन चीजें हैं जिनके माध्यम से हम पहचान सकते हैं। बहुत बार दांतों में हमें काला काला दिखाई देता है कि दांत खराब हो रहे हैं। तो इस तरीके से भी जो है हम कभी अगर शीशे के सामने देख रहे हैं तो देख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर दिक्कत जो है जब मरीज को पता चल पाता है वो तब होती है जब उसको दांत में दर्द होता है या फिर मसूड़े में जो है मसूड़े से खून निकलना शुरू हो जाता है या मसूड़ों में सूजन आ जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर अभय कि जिस तरीके से मसूड़ों में सूजन आ जाती है उसके बाद ही पता लग पाता है, दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही है, ये जो सिम्टम्स हैं इसको डायग्नोस करने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार एक्चुअल कॉज का है। हमारे साथ लगातार कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सर हमारे साथ प्रशांत कुमार हैं करनाल से। उनका सवाल लेकर मैं डॉक्टर अभय आपके पास ही आ रहा हूँ। प्रशांत स्वागत है, अपना सवाल करिए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, खबर फास्ट का चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे लिए एक जो डॉक्टर्स का जो कार्यक्रम है वो लेकर आते हैं। और मैं जिस तरीके से कार्यक्रम देख रहा हूं और करनाल से एक डॉक्टर जुड़ रहे हैं, मुझे क्षमा चाहूंगा, मुझे नाम नहीं पता इनका। तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारा खान पान का जो है समय के साथ कह सकते हैं या फिर समय से अलग रूप लेकर हम जिस तरीके से खाना पीना चलता है, तो हमारे को इससे क्या कुछ समस्या आ सकती हैं। और देखा जा रहा है आजकल जो मेरे जैसे युवा है उनमें दांतों की समस्या काफी हो रही है। अगर उनको कह दे पीले दांत हो जाना या फिर ऐसी कुछ समस्या है, उन पर डॉक्टर साहब की मैं राय लेना चाहूंगा जी। ठीक है प्रशांत जी, आपकी एज क्या है? मेरी एज 27 है जी। ठीक है डॉक्टर अभय। प्रशांत जी, आपने बहुत ही बढ़िया टॉपिक को दांतों की समस्या को लेकर के जोड़ा है। हमारे खान पान में जो बदलाव आया है उसी की वजह से जो हमारे दांतों की समस्या है उसमें भी जो है वो बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि जो हम पहले खाना खाते थे वो ज्यादा फाइबरस होता था, रॉ फॉर्म में होता था। अब हम कुक्ड खाते हैं, रिफाइंड होता है। ऐसा खाना जो हमारे दांतों में ज्यादा देर तक चिपका रहता है, टिका रहता है, वो खाना जो है वो हमारे दांतों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जितनी देर के लिए खाना हमारे दांतों में लगा रहेगा उतनी उतनी ही देर कीटाणु को खाने के ऊपर जो है वो मिलेगा और उसी की वजह से हमारे दांत जो है वो ज्यादा खराब होंगे। तो हमें ये बिल्कुल ध्यान देना है कि हमें समय पे खाना है और हमें सही खाना है। जो आजकल ये रिफाइंड डाइट है, हमारा जो आटा भी हो गया बिल्कुल महीन हो गया, उसमें से फाइबर नाम की चीज खत्म होगी या हमारे खाने में जो फाइबर वाली चीजें खत्म होंगी, उसकी वजह से हमारे दांत जो है वो और भी ज्यादा खराब होते हैं। और इन सब के लिए जैसे डॉक्टर कमलदीप ने पहले बताया था, हमें ब्रशिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक चीज जो मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा इसमें कि हमारे यहाँ पे एक बहुत गंदी हैबिट बनी हुई है, गंदी आदत बनी हुई है कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करते हैं। हमें एक चीज समझनी होगी कि ब्रश का काम होता है जो मुंह में खाना जमे उसको साफ करना। जब वो खाना मुंह में नहीं होता है तो उसके ऊपर कीटाणु नहीं आ पाते और हमारे दांत और मसूड़े जो है वो खराब नहीं हो पाते हैं। तो हमें आइडली जो ब्रश है वो सुबह नाश्ते के बाद करना है, खाने के बाद ब्रश करना है और रात को सोने से पहले ब्रश करना है। दिन को मौका मिले तो दिन के खाने के बाद भी ब्रश करना है। हमें खाने को मुंह में नहीं रहने देना। अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत हद तक अपने दांतों की बीमारियों से बच पाएंगे। और बहुत बार लोग ये कहते हैं कि जी मैं तो ब्रश करता हूँ, तो ब्रश के साथ साथ ब्रश सही से करना भी उतना जरूरी है और सही समय के लिए करना भी उतना जरूरी है जितना कि ब्रश करना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है प्रशांत। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जिस तरीके से डॉक्टर अभय ने बताया, आप भी करनाल से हैं, तो ये प्रॉपर जो उपचार है वो आप करें। जो सजेशंस डॉक्टर दे रहे हैं उन पर अगर आप पालन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर ही राहत मिलेगी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, ओमपति हैं रोहतक से। उनका सवाल लेकर मैं डॉक्टर कमलदीप के पास ही आना चाहूंगा। ओमपति जी स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार सर जी। सर ओमपति जी मेरी सास हैं, उनकी उम्र 70 साल है जी। और उनके दांतों में यानी मसूड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और वो डॉक्टर कई बार दिखा भी चुकी है, लेकिन मसूड़ों में उनके बहुत ज्यादा दर्द रहता है। एक जेल ट्यूब लिखी थी, उससे तो आराम थोड़ा बहुत ही लगता है उनको। कब से दर्द है उनको? काफी 6 महीने सारे हो गए हैं सर। 6 महीने से ऊपर हो गया है। ठीक है डॉक्टर कमलदीप, आपको आवाज मिल रही? डॉक्टर सर। हाँ जी। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से डॉक्टर कमलदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अभय, इस सवाल को शायद उम्मीद करता हूँ आपने सुन लिया होगा।
हाँ जी सर। सर देखिए ऐसा है, जो ओमपति जी हैं उनकी उम्र 70 साल है। मुझे पता नहीं उनके मुंह में दांत कितने हैं, क्या दांतों की सिचुएशन क्या है। जी। हो सकता है अगर उनके मसूड़ों में दिक्कत है तो वो मसूड़े जो हैं वो दांत जब वो कुछ भी खाती हैं तो वो उसका जो प्रेशर है वो नहीं ले पा रही हैं। जी। तो बिना देखे तो बता पाना बहुत मुश्किल होगा। मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि वो मसूड़ों का के ऊपर काफी अच्छे से ध्यान दें। अगर हम साधारण भाषा में कहें, अगर मसूड़ों में हो सकता है अगर उनके सूजन है तो बहुत एक सिंपल सा इलाज होता है कि पानी नवाया कोसा गर्म या गुनगुना गर्म करके उसमें जो है कुल्ले करेंगे जी। तो उनको मसूड़ों में आराम मिलेगा। और जो मैंने ब्रश वाली चीज कही थी वो सही से करें तो उनको मसूड़ों में अगर आराम मिलेगा तो वो जो दांत हैं वो सही से प्रेशर ले पाएंगे और उन्हें खाने में भी जो है वो आसानी जो है वो होगी। डॉक्टर अभय, आपने जो सजेशन दिया उसमें मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, जो आपने ओमपति को बताया कि पानी को गर्म करके उनको थोड़ा सा गरारे करने हैं, क्या सर इसको पानी को सादा रखना है या उसमें कुछ डालना भी है, कुछ सॉल्ट भी डालना है, ऐसा भी कुछ डालना है या फिर सादा ही रखना है? सर देखिए, मैं गरम करना नहीं कहूंगा, गुनगुना गरम करना कहूंगा। और दूसरी जी। बात, हम इसको गरारे नहीं कहेंगे, हम कुल्ले करने के लिए कहेंगे। जी। रिंसेस जिसे हम कहते हैं, गरारे गागल हो जाते हैं तो जी। हम जी। कुल्ले करने के लिए कहेंगे। सर ओमपति जी की उम्र 70 वर्ष है। जी। हो सकता है इस उम्र में उन्हें बीपी की शिकायत भी हो, तो इस वजह से मैंने नमक की सलाह उन्हें नहीं दी है। जी। जी। अगर कोई व्यक्ति जो है वो नॉर्मल एज में होता तो मैं शायद उसमें 2 चुटकी नमक या कहते हैं हल्की सी फिटकरी जो जी। जी। लोकली यूज कर लेते हैं, मैं उसके लिए कह देता। बिल्कुल। लेकिन मैंने उनकी उम्र को देखते हुए जो है वो नमक वाला पार्ट जो था उसमें से हटा दिया ओके ओके, ठीक है सर, कि ठीक मे बी अगर वो हाइपरटेंसिव, अगर बीपी की मरीज हुई तो हम अननेसेसरी है। बिल्कुल। हल्का सा भी कंटेंट बीपी का क्यों इंक्रीज करें हमारे कुल्लों एग्जैक्टली की वजह बिल्कुल बिल्कुल सही बात है डॉक्टर अभय, और मैं यही जानना चाह रहा था कि आखिरकार उनको भी पता लग जाए, कल को कंफ्यूजन ना रहे कि जो भी कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको कंफ्यूजन ना रहे कि उनको पानी किस तरीके से इंटेक करना है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है। लगातार हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सर भी हमारे साथ हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स भी लगातार इस कार्यक्रम में हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। अपना कोई सवाल है अगर आपके दांतों से जुड़ा हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में कॉल करके, और हेल्थ एक्सपर्ट से सटीक समाधान ले सकते हैं। डॉक्टर सर, हम लगातार बात कर रहे हैं, कैविटी भी एक पार्ट होता है दांतों में, तो कैविटी इशू किस तरीके से होता है, क्या होता है, उसके बारे में कुछ बता पाएँ आप हमारे दर्शकों को, जिससे कि अगर वो इशू अगर उनको रेज होता है तो वो सही समय पर उसका उपचार करा सकें? सर देखिए, मैंने पहले भी ये चीज कही थी आपके इसी कार्यक्रम में अभी थोड़ी देर पहले कि खाना जब मुंह में रह जाता है, जी। किसी भी कैविटी को होने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो खाना चाहिए, जी। दूसरा कीटाणु चाहिए और तीसरा समय चाहिए। और चौथी चीज जो चाहिए वो हमारा दांत है जो वहां पे ऑलरेडी मौजूद है। जी। तो वो जितनी देर के लिए रहे, खाना वहां पे रहेगा, कीटाणु उसके ऊपर जो है वो कीटाणु उस खाने को लेते हैं और कुछ ऐसी चीजें छोड़ते हैं जिसकी वजह से हमारा दांत जो है वो थोड़ा सा, हम एक साधारण भाषा में कहें तो गलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कैविटी होना शुरू हो जाती है। जी। वो कैविटी जब शुरुआत में होती है तो हमें आमतौर पे पता नहीं चल पाता है, क्योंकि जो हमारी ऊपर की परत होती है जिसे हम लोग इनामल कहते हैं, उसमें सेंसिटिविटी नहीं होती है। जैसे ही वो कैविटी जो है वो हमारी ऊपर की परत से नीचे की परत पे आती है तो पेशेंट को बहुत हल्का सा दर्द महसूस होता है। और जैसे ही वो उससे भी नीचे, जहाँ पे हमारी कहते खून की धमनियां और कहते नसें होती हैं, वहां पहुंचते तो दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। जी। तो शुरुआत में इसीलिए बहुत से लोगों को कैविटी का नहीं पता चल पाता है, क्योंकि वो इनामल में रहती है जहाँ पे दर्द नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि वो हम मिरर के सामने एग्जामिन करेंगे, जी। ज्यादातर वो काले से रंग में दिख जाती है और हमारा खाना बहुत बार वहां पे फंसता है। तो हम्म। हमें रूटीन में जो है डेंटल चेकअप जो है वो यूजुअली यही कहा जाता है कि 6 महीने के बाद करवाना चाहिए हमें अपना डेंटल चेकअप जो है, ताकि जो कैविटीज है वो रूटीन में डिटेक्ट होती रहे, या अगर कोई और भी डेंटल प्रॉब्लम वो टाइमली डिटेक्ट हो सके और टाइमली उनका जो है वो समाधान हो सके, ज्यादा बड़ी दिक्कत ना बने। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर सर कि ज़्यादा बड़ी दिक्कत बनने से पहले उसको रोकथाम की जा सके, उसकी रोकथाम की जा सके, उस पर प्रॉपर उपचार किया जा सके। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, सुधीर हैं रोहतक से। इनका सवाल लेकर डॉक्टर कमलदीप मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुधीर, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैंने भी कुछ दिन पहले आरसीटी करवाई थी और आरसीटी के बाद कुछ दिन तक तो ठीक रहा, लेकिन अब दोबारा से पेन होना शुरू हो गया है। जैसे कुछ मीठा खाता हूँ या कुछ टाइट चीज़ खाता हूँ तो पेन होता है। ठीक है डॉक्टर कमलदीप। सौरभ जी, ऐसा है कि आरसीटी होने के बाद पेन होने के 2-3 रीजन हो सकते हैं जी। जैसा कि कई बार तो कम्प्लीटली आरसीटी के अंदर करते हुए इंफेक्शन वगैरह रह जाए, प्रॉपर इंफेक्शन रिमूव ना हो पाए तो उसके अंदर भी चबाने के अंदर दर्द हो सकता है। जी। दूसरी चीज ये है कि जैसे ये कह रहे हैं कि मीठा खाने से पेन होता है, तो आरसीटी के अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि दांत को प्रॉपर तरीके से डेड कर दिया जाता है।
तो उसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि इनको पता नहीं न लग रहा हो कि आसपास पेन है या उसी दांत के अंदर पेन है जी। और अगर चबाने की वजह से वहाँ उस दांत के अंदर पेन हो रहा है तो इसका मतलब थोड़ा बहुत कहीं इन्फेक्शन नीचे रह गया। तो उसके लिए ये है कि एंटीबायोटिक वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं 2-3 दिन के लिए, वो लेके दे सकते हैं या फिर आप अपने डेंटिस्ट से दोबारा मिल सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद करते हैं सुधीर आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अगर आरसीटी आपने कराई हो, कोई इशू है जिससे कि डॉक्टर सुधीर बता रहे हैं, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर कमलदीप बता रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर उपचार कराने की ज़रूरत है, डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो प्रॉब्लम है उसका ठोस सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा कि रूट ऑफ कॉज क्या है और उसके बाद उसका प्रॉपर उपचार हो पाएगा। लगातार हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कमलदीप, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर कि डायबिटीज़ के दौरान भी कई बार ये देखा गया है कि दांत कमज़ोर हो जाते हैं, और डायबिटिक पेशेंट ऐसे में क्या करें जिससे कि दांतों को कमज़ोर होने से रोका जा सके, क्योंकि कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस उनके सामने खड़े हो जाते हैं कि ये मीठा नहीं खाना है ज़्यादा, इस चीज़ का ज़्यादा सेवन नहीं करना है, इस चीज़ को अपने आप से बचा के रखना है, अपने आप को बचा के रखना है, वो थोड़ा सा आप बता पाएँ। सौरभ जी, डायबिटीज पेशेंट के सामने मेन दिक्कत ये रहती है कि जैसे ही शुगर का लेवल बढ़ेगा दांतों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं जी। और डायबिटिक पेशेंट को सबसे पहले तो अगर दांतों को बचाना है तो उनको अपना शुगर लेवल कंट्रोल करना चाहिए जी। और शुगर लेवल अगर कंट्रोल रहेगा तो दांतों के अंदर प्रॉब्लम कम आएगी। तो एक्चुअली में शुगर लेवल बढ़ते ही बोन लॉस का खतरा बढ़ जाता है दांतों के अंदर, तो उससे मोबिलिटी आने के चांसेस ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं शुगर लेवल को उन्हें कंट्रोल करना होगा, जिसके बाद ही शुगर लेवल अगर कंट्रोल रहेगा तो दांतों में प्रॉब्लम कम आएगी। जी। इसके अलावा भी मैं कुछ और सवाल हैं जो आप दोनों हेल्थ एक्सपर्ट से करना चाहूँगा, जिससे कि दांतों से जुड़ी हुई समस्या से लोगों को अलग अलग तरीके से समाधान मिल सके, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है प्रॉब्लम्स दांतों की, टीथ की, जैसा कि आप भी जानते हैं सर। अर्थराइटिस और अस्थमा की अगर बात कर लें तो उसका कितना असर पड़ता है दांतों पर? डॉक्टर अभय, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अर्थराइटिस और अस्थमा का भी क्या, या फिर किसी और बीमारी जो भी हमारी बॉडी में है उसका क्या कुछ दांतों पर असर पड़ सकता है? सर देखिए, पता है कि आर्थराइटिस या अस्थमा या कोई भी बीमारी हो उसका डायरेक्ट असर ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट असर डेफिनेटली बहुत बार देखने को मिलता है। अगर किसी पेशेंट को, अगर हम आर्थराइटिस अस्थमा की बात कर रहे हैं, अगर वो बहुत बुरी तरह से हो रखा है तो यूजुअली क्या होता है, हमारी ओरल हेल्थ, जो हमारी मुंह की हेल्थ है वो निगलेक्ट हो जाता है, ब्रशिंग वगैरह निगलेक्ट हो जाता है क्योंकि ध्यान दूसरी तरफ हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमें हमेशा जो ध्यान रखना है कि जो हमारे दांत हैं उनको हमें अच्छे से, दांतों को जो हमारा रूटीन बनाया हुआ है उसको अच्छे से साफ करना है, ताकि हम आर्थराइटिस अस्थमा की जो दिक्कत है उससे तो जो हम जूझ रहे हैं, ऐसे ना हो कि हमें दांतों की दिक्कत भी हो जाए साथ के साथ। जी जी। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि जो ओरल कैविटी है वो हमारे पूरे शरीर का जो है वो एक बीमारियों के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा को, बहुत रोकथाम के लिए बहुत बड़ी चीज है। आपने शुरू में कहा था कि हमारा जो खान पान अगर हम ढंग से नहीं खाते हैं तो वो हमारे पेट में जो है सही से पच नहीं पाता है। तो डेफिनेटली जो ये दोनों साइड्स हैं मेडिसिन की, जो फील्ड है जिसमें बाकी बीमारियां हैं और जो ओरल फील्ड है, जो डेंटल फील्ड है, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे का डेफिनेटली जो है वो कहीं ना कहीं असर जो है वो देखने को जरूर मिल जाता है। बहुत बार पेशेंट जो होता है, आपने आर्थराइटिस की बात की, वो हड्डियों की चीज से, हड्डियों की चीज के लिए अपना इलाज करा रहा होता है, लेकिन दिक्कत उसकी ये होती है कि उसके मुंह में दांत ही नहीं है जी, और वो ढंग से खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है, या उसके दांतों में दर्द है तो वो खा पी नहीं पा रहा है और उसका इलाज जो है वो किसी और चीज के लिए हो रहा है, जबकि उसके मुंह को अगर हम ओरल कैविटी को अगर हम सही कर देंगे तो वो खाएगा पिएगा सही, तो उसकी जो दूसरी सिचुएशन है, मेडिकल सिचुएशन है, वो इम्प्रूव हो जाएगी उसकी। बिल्कुल। तो ये दोनों तरफ का रिलेशन है। जैसे आपने पूछा आर्थराइटिस, उसी तरीके से ओरल कैविटी का जो रिलेशन है वो भी बाकी बीमारियों पे जो है वो डेफिनेटली अफेक्ट करता ही करता है। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर अभय, जिस तरीके से आपने बताया बिल्कुल सही बताया आपने। इस बीच एक और कॉलर है हमारे साथ, जुबेर हैं यमुनानगर से, उनका सवाल लेकर डॉक्टर अभय मैं आपके पास आ रहा हूँ। जुबेर, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि मैं ना कुछ मीठा खाता हूँ तो मेरे दांतों में ना झंझनाहट होती है, तो मुझे क्या समस्या है, मुझे क्या इलाज कराना चाहिए? और दूसरी चीज़ ये है कि सर खान पीने से संबंधित समस्या में क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? ठीक है डॉक्टर अभय।
जुबेर, जो आपने चीज कही है सेंसिटिविटी वाली चीज, वो आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके ऊपर हम टीवी पे बहुत सी कंपनीज के माध्यम से हम देखते भी हैं, वो बताते भी हैं। तो सेंसिटिविटी जो है वो बहुत से कारणों से हो सकती है। सबसे अहम कारण तो जो अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा गया था, कैविटी की वजह से भी हो सकती है। और दूसरा जो है, अगर हमारे मसूड़े कमजोर हो जाए, उनमें सूजन आ जाए, तो उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी हो जाती है। और कभी कभार दांत अगर हमारा कहीं से घिस जाए और हमारी नीचे वाली लेयर एक्सपोज हो जाए, तो उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। सबसे पहले तो हमें सेंसिटिविटी का कारण जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेंसिटिविटी किस कारण से हो रही है। अगर कैविटी हो रही है तो हम उसकी फिलिंग करवाएंगे या उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा उस दांत का। अगर कहते हैं सिंपल जो है वो कहीं से दांत घिस गया, तो वो सिंपल फिलिंग्स करके हो जाएगा। और अगर मसूड़ों की वजह से है तो वही हमें जो है हो सकता है, अगर डिपॉजिट्स हैं तो जिसे हम स्केलिंग कहते हैं, फुल ट्रीटमेंट को ओरल प्रोफिलैक्सिस कहते हैं, वो स्केलिंग करवा के उसके बाद मसूड़ों को स्ट्रेंथन करके जो है वो सेंसिटिविटी जो है वो हमारी काबू में आ सकती है। और उसके अलावा जी जो है कुछ डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट भी होती हैं, जो अगर जरूरत पड़े तो उनका इस्तेमाल भी जो है सेंसिटिविटी के इलाज के लिए किया जा सकता है। हाँ, उम्मीद करते हैं जुबैर आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जो सजेशंस डॉक्टर साहब ने बताए हैं उनको आप ध्यान रखें और अपने दांतों को हेल्थी और फिट रखें। और लगातार कॉलर्स डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रीति बहादुरगढ़ से, विकास कुमार यमुनानगर से हैं। एक एक कर दोनों कॉलर्स के पास जाना चाहूँगा मैं। प्रीति, स्वागत है, अपना सवाल करिए। डॉक्टर, मैंने अभी 1 साल पहले स्केलिंग कराई थी, तो मैं अब दोबारा क्या स्केलिंग कराऊं? दांतों के लिए कहीं ज़्यादा वो तो नहीं होगा कि नुकसान पहुंचे दांतों को? ये ठीक रहेगा? ठीक है, मैं आपका सवाल डॉक्टर अभय के पास ही लेकर जाता हूँ। डॉक्टर अभय। सर देखिए, मैंने एक चीज कही थोड़ी देर पहले कि हमें हर 6 महीने के बाद अपने डेंटिस्ट को रूटीन में दिखाना चाहिए। मैंने देखिए एक चीज ये बन गई कि हमें, आपने अगर 1 साल पहले स्केलिंग कराई है और उसके बाद अगर आप अपने ब्रशिंग के माध्यम से अपनी ओरल हेल्थ को, अपने गम्स को, अपने दांतों को मेंटेन करके रख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा स्केलिंग की जरूरत होगी। जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे वही बता पाएगा आपको। अगर आप, मैंने वही चीज की, अगर आपने मेंटेन किया है तो स्केलिंग की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं मेंटेन कर पाए आप उस कंडीशन को, उस हेल्थ को जो उन्होंने आपको स्केलिंग करके दी थी, तो आपको स्केलिंग करवानी पड़ेगी। तो अननेसेसरी अगर मेंटेन्ड है तो स्केलिंग की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं प्रीति आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, विकास कुमार हैं यमुनानगर से। इनका सवाल लेकर मैं डॉक्टर कमलदीप आपके पास आ रहा हूं। सर विकास, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर मेरे ना दांतों में ना एकदम खाना खाते कंकर आ गया जी सर। उस दिन मेरी जाड़ में ही, तो उस दिन का ना मेरी जाड़ में उस साइड से ना खाना चबाते हो ना तो दर्द होता है। अच्छा, हाँ जी जी। ठीक है, आपने कोई टेस्ट कराया है विकास? सर मैंने अभी कुछ नहीं कराया, जिस तरह मैं अभी कुछ नहीं कराया। कब से प्रॉब्लम है आपको? तकलीफ कब से है? सर मेरे ये है कोई 15-20 दिन, महीने से। 1 महीना हो गया तकरीबन। ठीक है, हाँ जी हाँ जी सर। डॉक्टर कमलदीप। जी सर। विकास जी, आपके दांत में जैसे आपने बताया कि दांतों में चबाते हुए बीच में कंकर आ गया, तो उसका ये है कि दांतों में फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है वहाँ। दांत के फ्रैक्चर होने से, जैसे ही अगर दांत बीच में से फ्रैक्चर है, तो अगर आप खाना खाएंगे तो वहाँ पेन करेगा ही करेगा। दूसरा रीजन है कि जैसे आप कंकर आने की वजह दांत बीच में से ब्रेक हो गया हो या कैविटी बन गई हो और वहाँ खाना रुकता है, तो भी आप दवा देंगे तो आपको दर्द होगा ही होगा। इसलिए मेरी आपसे एडवाइस है कि आप एक बार अपने आसपास नजदीक डेंटिस्ट को चेक करवाइए, वही आपको बता पाएंगे कि किस वजह से ये पेन है। उम्मीद करते हैं विकास आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अगर आपको 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और आपको तकलीफ भी है, पेन भी रहता है, तो आप इसे इग्नोर ना करें। वही बात हम कह रहे हैं कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम अपने तमाम दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि अगर उनको बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी भी तरीके का कोई इशू है या कोई तकलीफ है, तो सबसे पहले आप उसमें अवेयर हों, उसके बारे में जानें और उसको कहीं ना कहीं उसके रूट कॉज तक पहुंचने की कोशिश करें। आप डॉक्टर से सजेशन लें, उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराकर अपना ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही भी आपके लिए घातक साबित हो सकती है। नज़रअंदाजी ना करें, अनदेखी ना करें, जिससे कि आपके स्वास्थ्य के साथ और भी तकलीफें हों। डॉक्टर कमलदीप, लगातार कॉलर हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं। अक्सर ये भी देखा जाता है सर कि कई बार लोग ठंडा गर्म की कई बार शिकायत करते हैं कि दांतों में पानी ठंडा लगता है या चाय पीते तो गर्म लगती है, तो ठंडा गर्म कभी कभी दांतों में महसूस होता है, वो क्या वजह होती है? सौरभ जी, ठंडा गर्म लगना मतलब दांतों के बीच में जरूर कोई न कोई प्रॉब्लम है, तभी आपको ठंडा गर्म लगेगा। जी।
और मेनली जो कैविटी बनती है कैरियस टूथ होता है जिसमें डीप एक्सपोजर होता है, वहाँ आपका ठंडा गर्म लगेगा। तो इसका मतलब है कि आपको जाके चेक करवाना चाहिए डेंटिस्ट को, और उसका ट्रीटमेंट है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जी और कुछ ठीक है। डॉक्टर सर, जिस तरीके से आपने ट्रीटमेंट की बात बताई है, बहुत सही बात आपने बताई है कि दर्शक समझ सकें कि आखिरकार अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसका उपचार कैसे कराना है। तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स वो टिप्स आपको दे रहे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स लगातार हमने ओपन किए हुए हैं। अगर आपको भी कोई इशू है अपने दांतों से संबंधित तो आप सीधे कॉल करके सवाल कर सकते हैं। सीधे डॉक्टर से हम आपकी बात कराते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और डॉक्टर्स आपके सवाल सुनकर आपको जवाब देते हैं। डॉक्टर अभय भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अभय, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित हैं गोहाना से। उनका सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। रोहित, स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार सर, मैं कह रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि दांत मेरा दर्द करता है, और दूसरा कारण क्या है कि सर दांत में हल्का हल्का पीलापन रहता है। तो मैं कौन सा पेप्सोडेंट का इस्तेमाल करूं जिससे ये समस्या दूर हो जाएगी, और कौन सा ब्रश का इस्तेमाल करूं, वो मुझे बता दीजिए सर। ठीक है डॉक्टर अभय। सर, एक ये जो सवाल है ये रूटीन में भी सबसे कॉमन सवाल है कि कौन सा पेस्ट यूज किया जाए या कौन सा ब्रश यूज किया जाए। जी सर, सबसे पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि पेस्ट से ज्यादा एक चीज सब लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। पेस्ट से ज्यादा हम ब्रश कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रश कैसे कर रहे हैं और किस समय कर रहे हैं, उसका रोल पेस्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो आपके माध्यम से मतलब मेरा मतलब सबसे ये अनुरोध रहेगा कि प्लीज पेस्ट से ज्यादा फोकस ब्रश कब करना है, कैसे करना है और कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना है उसके ऊपर फोकस करें। पहली चीज, रूटीन में हमारे पास जो मार्केट में ब्रश मिलते हैं उनके ऊपर चीज लिखी होती है कि अल्ट्रा सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। तो हमारे मैक्सिमम लोगों के लिए जो सॉफ्ट ब्रश है वो बिल्कुल सफिशिएंट है। मैक्सिमम लोगों के लिए कहते अल्ट्रा सॉफ्ट या कहते मीडियम या हार्ड की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करें। जब भी ब्रश लें प्लीज जरूर ध्यान दें कि ब्रश के ऊपर क्या लिखा हुआ है और उसी हिसाब से ब्रश लें, सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें। और ब्रश ऐसा लें जिसका हेड वो हिस्सा होता है जिसके ऊपर ब्रिसल्स होते हैं वो पतले से पतला हो। पतले से ये फायदा होता है कि जो हमारा ब्रश है जितना हेड उसका पतला होगा वो पीछे तक आपके पूरे एरिया तक जाएगा। ठीक है, अगर हेड उसका चौड़ा होगा तो वो बहुत से एरियाज तक नहीं पहुंच पाएगा और वो दांत हमारे ढंग से साफ नहीं हो पाएंगे। और अगर हमारे दांत साफ नहीं हो पाए तो उसके ऊपर जो है जिससे हम कैविटी बन जाएगी और गम्स का इशू और सेंसिटिविटी का इशू आ जाएगा। तो और तीसरी चीज जो पहले भी मैं कह चुका हूँ, सुबह जो ब्रश है वो नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले, और दिन में अगर पॉसिबल हो सके तो उसके बाद भी ब्रश करें। तो ब्रश के ऊपर फोकस करें, ना कि पेस्ट के ऊपर। कोई भी आप रूटीन पेस्ट यूज कर लीजिए। पेस्ट जो है वो ब्रशिंग के प्रोसेस को इजी बनाता है और जो उसके ऊपर हमारा प्लाक जमा है उसको ब्रिसल्स के माध्यम से निकालने में ज्यादा मदद करता है। तो रूटीन में जितने भी हमारे पास मार्केट में कॉमनली अवेलेबल पेस्ट हैं वो रिलेटिवली सब ऑलमोस्ट सही है। तो प्लीज पेस्ट के ऊपर फोकस ना करते हुए प्लीज ब्रश के ऊपर फोकस करें, और ब्रश लेते हुए बिल्कुल ध्यान दें कि सॉफ्ट ब्रश हो, हेड पतले से पतला हो और कहते ब्रश सही समय पे करें। ये चीजें ज्यादा ध्यान देने वाली है। और ब्रश को ओवर यूज ना करें। देखिए बहुत बार क्या होता है कि हमारे ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो टेढ़े हो गए और हम फिर भी उससे ब्रश किए जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं हो पाएगा हमें। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने ब्रश को जो है इतना लाइट यूज करते हैं कि 5-5, 6-6 महीने तक भी उसके ब्रिसल टेढ़े नहीं हो रहे, तो उसका मतलब हम प्रेशर बहुत लाइट लगा रहे हैं तो भी दांत ढंग से साफ नहीं हो रहे। तो दोनों ही चीजें, लाइट प्रेशर भी नहीं लगाना है, हार्ड प्रेशर भी नहीं लगाना है, नॉर्मल प्रेशर लगाना है हमें, ब्रश करना है। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर सर। डॉक्टर अभय ने जिस तरीके से बताया, डॉक्टर सर इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ 2 कॉलर्स और भी जुड़ गए हैं। धीरज सोनीपत से, बब्बर करनाल से हैं। एक एक करके मैं दोनों कॉलर्स के पास आ रहा हूँ। धीरज, स्वागत है, अपना सवाल करिए। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि कभी कभी जब मैं सुबह उठता हूँ सो के तो मेरी मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिससे जब मैं ब्रश करता हूँ तो हर्ट होता है, दर्द होता है उन मसूड़ों में। तो उसके लिए क्या उपाय है? ठीक है, डॉक्टर कमलदीप से ही मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूँ। डॉक्टर कमलदीप। हेलो। हाँ जी डॉक्टर सर, आपकी आवाज़ आ रही है? सर एक बार प्लीज रिपीट करेंगे? हाँ, एक्चुअली इनका क्वेश्चन ये था धीरज का डॉक्टर सर कि जब ये सुबह उठते हैं तो इनकी मसूड़ों में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है और उसमें सूजन सी इनको महसूस होती है। तो मसूड़ों में सूजन का मतलब है कि मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन बना हुआ है और इसकी वजह से ही इनके मसूड़ों में से सुबह पेन होता है और ब्लीडिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे खून निकलना वगैरह। और उसके लिए इनको एक तो प्रॉपर तरीके से रात को ब्रश करके सोना चाहिए और सुबह उठते ही अच्छे
सुबह उठते ही ब्रश को फिर करना चाहिए खाना खाने के बाद। और दिन में गुनगुने पानी में नमक के कुल्ले कीजिए 3-4 बार, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो अपने नजदीक किसी भी डेंटिस्ट को आप जाके चेक करें। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं धीरज आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, बब्बर हैं करनाल से। डॉक्टर अभय, मैं आपके पास आ रहा हूँ उनका सवाल लेकर। बब्बर, स्वागत है अपना सवाल के लिए। सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आजकल जो बच्चे हैं वो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ रहना चाहिए? ठीक है डॉक्टर अभय। सर, एक ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैंने शुरू में भी कहा था, जो रिफाइंड फूड है, जो हमारा बहुत ही महीन फूड है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मैदा, तो इस तरह का जो फूड होता है वो हमारे दांतों में ज्यादा देर के लिए चिपकता है। तो डेफिनेटली इस तरह की चीजों से बच्चों को जो है वो दूर रखना चाहिए। और जंक फूड में फिर आजकल के बच्चों की अगर बात करें तो चॉकलेट्स, मीठा बहुत ज्यादा, जिसमें स्पेशली चॉकलेट्स होगी, तो जो भी इस तरह की चीजें हैं जो हम खाते हैं वो हमारे दांतों पे ज्यादा देर तक चिपकी रहती है, और उसी की वजह से कीटाणु को उतना ज्यादा समय मिलता है और हमारे दांत डेफिनेटली खराब होते हैं। तो हमें डेफिनेटली, अगर हम उनको मना नहीं कर सकते पूरी तरीके से, तो उनके लिए हमें स्नैक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार खा सकते हैं और इसी टाइम पे खा सकते हैं। और कोशिश करें कि जब भी वो ये चीज लें तो उसके बाद हम डेफिनेटली उन्हें जल्द से जल्द ब्रश कराएं, ताकि वो चीज दांत में ज्यादा देर चिपकी ना रहे। और अगर अवॉइड हो सके तो उससे तो बढ़िया कोई भी चीज नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आज जिस तरह का लाइफस्टाइल है, कभी कभार अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया कि उसको लिमिट करें, और कहते ब्रश जो है डेफिनेटली जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि ये हमारे दांतों के लिए बिल्कुल ही खराब चीज है। डॉक्टर सर, बहुत शॉर्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जिक्र किया जिस तरीके से ब्रश का वो पतला लें और स्मूथ होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, और उसमें ब्रश में मैं जानना चाहूंगा, कई बार लोगों को कंफ्यूजन्स रहते हैं कि किस तरीके का ब्रश यूज करना चाहिए, कौन सी कंपनी का यूज करना चाहिए, कुछ आप सजेशन दे पाएं जिससे कि बेस्ट पॉसिबल वो यूज कर सके लोग। सर देखिए, मैं ना रूटीन में भी अपने पेशेंट्स को कभी भी कोई कंपनी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप कभी कभार ऐसी जगह पर होते हैं कि वहां पर आपको वो स्पेसिफिक ब्रश ना मिल पाए। तो मैंने पहले जिस तरीके से कहा था कि एक तो पहली चीज, रूटीन लोगों के लिए सॉफ्ट ब्रश, सबसे पहले ब्रश के ऊपर जरूर पड़े कि किस तरह का ब्रश है, तो सॉफ्ट ब्रश लेना है। एक्स्ट्रा सॉफ्ट, मीडियम या हार्ड बिल्कुल नहीं लेना है, तो सॉफ्ट ब्रश लेना है। और उसके बाद जो हेड वाला हिस्सा होता है जिसके ऊपर ब्रिसल्स होते हैं, बेसिकली ब्रिसल्स ही होते हैं, सॉफ्ट, हार्ड और मीडियम, इस तरह का ब्रश लेना है जिसका हेड जो है वो थोड़ा सा लंबा हो और हेड पतला हो। हेड जो ब्रश के आगे वाला हिस्सा होता है, जो हम बात करें, बहुत ब्रशेस के जो हेड्स हैं वो बहुत चौड़े आते हैं। जो चौड़े हेड्स आते हैं वो किसी फायदे के नहीं है, क्योंकि वो पीछे तक नहीं जा पाते हैं। तो पतले से पतले हेड वाला मार्केट में देखें और सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही बात है, वो पतले से पतला और सॉफ्ट लिखें, उससे कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभय हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, सर समय देने के लिए। डॉक्टर कमलदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में आने के लिए और महत्वपूर्ण सजेशंस देने के लिए। तो आपका डॉक्टर में आज हम बात कर रहे थे दांतों जुड़ी हुई समस्याओं की। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट, एक नई समस्या को लेकर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।